हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्लास 12th इकोनॉमिक्स के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को बोले थे कि हम आप लोगों को टॉप 100 एमसीक्यू का 3 सेट लेकर के आएंगे, जिसमें से 2 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 करने वाले हैं 100 एमसीक्यू को, जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी और 20 फरवरी को जो एग्जाम होने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, उसके लिए हम जितना आप लोगों को इकोनॉमिक्स में तैयारी करवाए हैं, अगर आप उतना कर लेते हो तो इकोनॉमिक्स में 100% मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा, जैसे इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट में हुआ है। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे, वहां से जाकर के आप देख लेना। साथ ही साथ 2024 से लेकर के 2012 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एमसीक्यू का, जो जेक बोर्ड में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को पूछा था, वो भी हम आप लोगों को करवा दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लो। इसके बाद सेपरेटली एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो आएगा एमसीक्यू का। बस इसके बाद आप लोगों को एमसीक्यू में और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हम ऑलरेडी आप लोगों को करवा ही रहे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को वीडियो देखना है, अच्छे से देखना है। एक एक क्वेश्चन को हम अच्छा से समझाते जाएंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलना, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है, एकदम अच्छे से समझना। बेसिक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोगों को ये बोल रहा है कि निवेश गुणांक क्या होगा यदि एमपीसी बराबर 0.2 है। यानी व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इफ एमपीसी इज 0.2। तो हमको पता है ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निवेश गुणांक यानी कि के, और के का फॉर्मूला होता है हम लोगों का 1/1 माइनस एमपीसी। अगर एमपीएस होता तो 1/1 एमपीएस, लेकिन ये एमपीसी है तो 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। तो 1/1 माइनस 0.2 करेंगे तो नीचे 0.8 आएगा। 0.8 हटाएंगे तो ऊपर 1 लग के 0 यानी 10 बन जाएगा। अब अगर 10 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1.2 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम इंपॉर्टेंट है, बार बार समझा रहे हैं। एमपीएस एमपीसी वाला क्वेश्चन इस बार आप लोगों को एग्जाम में एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन में भी देखने को आप लोग को मिल सकता है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो, बोल रहा है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो याद रखना, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। यानी कि विदेशी बाजार में जो मांग और पूर्ति होगा, उसी से ही विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होगा। इंग्लिश में बोल रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगा, जहां पे वही मेरा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी विदेशी विनिमय दर मेरा बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। 3 नंबर पे बोल रहा है हम लोगों को विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। तो अभी तो पढ़े, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। जिस जगह पे मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होगा, वहीं पे विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में यही सेम क्वेश्चन देखो हम लोगों को यहाँ पे पूछ दिया। इंग्लिश में देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन पे हम लोगों को इंग्लिश में यहाँ पे बोल रहा है हु डिटरमाइंड द फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, मांग और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई मिलके इसका प्राइस, इसका मतलब फिक्स करता है। आगे क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हम लोगों को, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में क्या था। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में जो था वो स्थिर विनिमय दर था। यानी कि जो है, ड्यूरिंग ब्रेटन वुड्स सिस्टम मोस्ट कंट्रीज हैड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। उस समय लगभग फिक्स था कि जब एक देश के मुद्रा को, एक देश के करेंसी को दूसरे देश के करेंसी के साथ बदलना है, तो इतना मुद्रा में इतना देश का करेंसी बदलेगा, इतना में इतना बदलेगा, वो फिक्स था, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आया जाए। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोगों को देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भुगतान संतुलन के अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी सम्मिलित किया जाता है। यानी कौन सा ऐसा लेन-देन है जो अदृश्य है, जिसका पता हम लोगों को नहीं चलता है। तो बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ हम लोग को पता नहीं चलेगा, जहाज रानी ये भी नहीं पता चलेगा, सूचना भी पता नहीं चलेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। इंग्लिश में बोल रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द इनविजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैंकिंग हो गया, शिपिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, यानी ऑल ऑफ दिस, इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में हम लोगों को पता नहीं चलेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोगों को यहाँ बोल रहा है, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से
किसे शामिल किया जाता है? सरकारी सौदे को, निजी सौदे को, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को या सबको? तो देखो पूँजी से रिलेटेड पूँजी खाते में ये सभी चीज़ों को जो है वो शामिल किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन द आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट? तो कैपिटल अकाउंट में गवर्नमेंट ट्रांज़ैक्शन, प्राइवेट ट्रांज़ैक्शन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबको शामिल किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज़। ठीक है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोगों को बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन पूँजी खाते में नहीं आता? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मतलब कि यहाँ से कौन जो है हम लोगों का वो पूँजी खाते में नहीं आता। ठीक है? कैपिटल अकाउंट में। देखो सरकारी सौदों के बारे में दिख नहीं पाता है, पता नहीं चल पाता है। प्रत्यक्ष निवेश, एक पक्षीय हस्तांतरण यानी इनमें से किसी भी चीज़ को हम लोग जो है निम्नलिखित में से कौन पूँजी खाते में नहीं आता है? तो इनमें से कोई भी नहीं, ना सरकारी सौदा आएगा, ना विदेशी निवेश आएगा, ना एक पक्षीय सौदा आएगा। इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है? इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे बोल रहा है इंग्लिश में थोड़ा-सा ब्लर, थोड़ा-सा धुंधला दिखेगा, थोड़ा-सा आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है ना? थोड़ा-सा मैनेज कर लेना आप लोग, हम पढ़ के सुना देंगे और यही 2-3 क्वेश्चन में ही ऐसा ब्लर रहेगा, उसके बाद आगे सब ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट कम्स इन कैपिटल अकाउंट? तो कैपिटल अकाउंट में गवर्नमेंट ट्रांज़ैक्शन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यूनिलैटरल ट्रांसफर, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, ठीक? आगे क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हम लोगों को क्या बोल रहा है? बोला गया है अविस्फीति अंतराल की माप का सूत्र है। तो अविस्फीति अंतराल का माप का सूत्र होता है हम लोगों का संभावित जीडीपी माइनस वास्तविक जीडीपी। द फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, तो डिफ्लेशनरी गैप का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल जीडीपी माइनस एक्चुअल जीडीपी। देखो एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए हम आप लोगों को हर एक चीज जो है उतना तोड़ मरोड़ के एक्सप्लेन करके नहीं चल रहे, बिकॉज समय अभी बहुत कम है, तो इसीलिए आंसर को एक साथ मेरे साथ साथ करते जाना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? क्या ऐसा होगा जिससे अतिरिक्त मांग होगा, यानी कि अचानक से डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि मांग बढ़ जाएगा। तो देखो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो खर्च ज्यादा करेगा। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, लोगों के पास मुद्रा ज्यादा है तो खर्चा ज्यादा करेगा। करों में कमी, अगर सरकार टैक्स को कम कर देगा तो लोगों के पास पैसा रहेगा तो वो डिमांड ज्यादा करेगा। तो इनमें से सभी जो कारण है वो अतिरिक्त मांग यानी कि डिमांड बढ़ने का कारण है। इंग्लिश में बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ अपीयरिंग सरप्लस डिमांड? क्या ऐसा होगा जिससे डिमांड एक्सेस हो जाएगा? तो इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा तो डिमांड बढ़ेगा, इंक्रीज इन मनी सप्लाई होगा तो डिमांड होगा, इसके बाद फॉल इन टैक्सेस, टैक्सेस घट जाएगा तो भी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो हम लोगों को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोगों को यहाँ पे देखो बोल रहा है पूर्ण रोजगार के आगे की सामूहिक मांग तथा पूर्ण रोजगार के सामूहिक मांग के अंतर को व्यक्त किया जाता है। यानी किस चीज से इसको व्यक्त करते हैं, तो इसको हम लोग अविस्फीति अंतराल से जो है वो व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। चलो आगे आते हैं हम लोग इंग्लिश में। देखो सेम वही क्वेश्चन को इंग्लिश में एक बार पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। इंग्लिश में बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड द एबव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस्ड बाय इन्फ्लेक्शनरी गैप से उसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 कितना इजी क्वेश्चन है, कई बार इसको हम लोग किए हैं ना। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा है उत्पादन के साधन क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से सभी। तो भाई उत्पादन के साधन इनमें से सभी है। व्हाट इज या आर द फैक्टर या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे बोल रहा है उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर। जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ते जाएगा, वैसे-वैसे कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर जो है, वो बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ते जाएगा? क्योंकि देखो, अगर मान लो कि कुल स्थिर लागत बढ़ रहा है उधर, कुल स्थिर लागत उधर बढ़ रहा है, तो कुल लागत का मात्रा भी तो बढ़ते जाएगा। कुल लागत का मात्रा भी तो बढ़ते जाएगा। जैसे-जैसे हम लोगों का कुल स्थिर लागत बढ़ते जाएगा, वैसे-वैसे हम लोगों का कुल लागत भी क्या होते जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है? व्हाट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन? द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे-जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होते जाएगा, वैसे-वैसे टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है, वो भी हम लोगों का इंक्रीज होते जाएगा। उन दोनों का डिफरेंस भी जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक? आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 1 सेकंड देना हमको, रुक जाओ 1 सेकंड।
थोड़ा-सा दरवाज़ा बंद करने गए थे, नहीं तो बाहर गाना बज रहा है बहुत ज़्यादा। देखो, बोला जा रहा है अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? स्थिर साधन या परिवर्तनशील साधन या ए और बी दोनों? तो बात अल्पकाल का हो रहा है, तो अल्पकाल में उत्पादन का साधन जो है वो कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। यानी कुछ साधन स्थिर और एक साधन को हम लोग परिवर्तनशील रखते हैं। हमको पता है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगर बोलता दीर्घकाल में उत्पादन का साधन क्या होता है, तब बोलना कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन जो है वो परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन यहाँ दीर्घकाल का तो बात नहीं कर रहा है, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर देयर इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस? तो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन करना है तो कुछ फैक्टर्स को फिक्स रखना होगा और कुछ फैक्टर्स को वेरिएबल रखना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर बोलता रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, तब आप बोलना कि रिटर्न टू स्केल में प्रोडक्शन के सारे फैक्टर जो है वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम जो होता है वो आर्थिक लागत होता है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या होता है? तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम होता है आर्थिक लागत, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? क्योंकि हर जगह इसका आंसर आर्थिक लागत ही मिला है, इसलिए आपको भी अगर दिखेगा तो आप आर्थिक लागत को ही टिक करना। सिंपल बात है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसी को इंग्लिश में देखो बोल रहा है। इंग्लिश में बोला जा रहा है द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इकोनॉमिक्स कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बोला जाता है? इकोनॉमिक्स कॉस्ट। ठीक है? चलो आगे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों का, टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू, भाई फॉर्मूला पूछ रहा है तो हमको पता है ना कि टीवीसी प्लस टीएफसी इज इक्वल टू जो होता है वो हम लोगों का एवरेज को हम लोगों का जो है रुको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये फॉर्मूला पूछ रहा है हम लोगों को। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अभी 16 पे। बोला गया है कि एक बाजार में सीमांत आगम एमआर शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। मतलब कौन-सा ऐसा बाजार है जिसमें हम लोगों का एमआर और हमारा जो एमआर है यानी सीमांत आगम आगम मार्जिनल रेवेन्यू या वो तो शून्य हो जाएगा या वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हम लोगों का होता है एकाधिकार बाजार में भी ऐसा हो सकता है और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में भी हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश में बोल रहा है इन विच मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स जीरो और नेगेटिव। तो ये दोनों ही में हो सकता है। मोनोपोली मार्केट में भी हो सकता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बार-बार सुबह-सुबह कोई ना कोई आके डिस्टर्ब कर ही दे रहा है। सॉरी, 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 सॉरी। चलो, चलो। अरे आप लोग मेरे अपने हो, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कर लेंगे मैनेज। चलो आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों के लिए सत्य होता है? तो दोनों के लिए सत्य होता है जो उसका प्राइस जो होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होना चाहिए। प्राइस का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर बोथ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? तो दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि जो प्राइस है यानी कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है? याद है ना इस तरीके से जो इसका ग्राफ हम लोग इस तरीके से 1 सेकंड रुकना हाँ। इस तरीके से जो हम लोग इसका ग्राफ को यहाँ पे बनाया करते थे, इस तरीके से इसका ग्राफ बना, हो गया? तो यहाँ हम लोगों का इस तरीके से ये पहला कर्व बनता था यहाँ से एवरेज रेवेन्यू का और ये कर्व बनता था मार्जिनल रेवेन्यू का। तो ये जो एवरेज रेवेन्यू है, इसी को पी से डिनोट किया गया है जो बड़ा होना चाहिए। ठीक? आगे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे औसत आगम किसके समान होता है? तो औसत लागम जो है वो कुल आगम को कुल उत्पादन से भाग करना। हाँ भाई, यानी जब हम लोग टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या औसत आगम निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। और औसत आगम को ही प्रति इकाई वस्तु का कीमत कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। तो ए और बी दोनों सही है, तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक? चलो अब देखो ये थोड़ा-सा ये पेज ब्लर है, हम आप लोगों को पढ़ के समझा रहे हैं, आप लोग थोड़ा परेशान नहीं होना। बोल रहा है क्वेश्चन पे एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू, तो एवरेज रेवेन्यू जो है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। जब हम लोग टीसी टीआर को टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या एवरेज रेवेन्यू मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या एवरेज रेवेन्यू का मतलब प्राइस होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हम लोग का।
आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन पे फार्म के संतुलन की आवश्यकता शर्त है। याद रखना, एक फार्म संतुलन पे तब आता है जब उसका मार्जिनल रेवेन्यू उसके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, यानी कि एमआर बराबर एमसी। ये संतुलन का पहला शर्त है। द नेसेसरी कंडीशन ऑफ ए फार्म्स इक्विलिब्रियम इज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तब वो फार्म इक्विलिब्रियम में होगा। आगे, कुल लाभ का मतलब क्या होता है? कुल लाभ किसको बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जब हम लोग रेवेन्यू से कॉस्ट को घटा देते हैं तो क्या लाभ निकलता है? बिल्कुल निकलता है, बिल्कुल निकलता है ये बात, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का इसमें से सही है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल जो हम लोग पैसा कमाए उसमें से जब कॉस्ट को घटा देंगे तो हम लोग का रेवेन्यू निकल जाएगा, यानी प्रॉफिट निकल जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो पूरे अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। इसमें पूर्ण रोजगार भी आता है, समग्र कीमत स्तर भी आता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी आता है, यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मैक्रो स्टडीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी, एग्रीगेट प्राइस लेवल के बारे में भी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में भी, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ठीक, आगे नेक्स्ट बोल रहा है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पाद, सभी का सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम भी पढ़ेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी पढ़ेंगे, टोटल प्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, यानी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे 23 नंबर पे बोल रहा है चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो हमको पता है ना, चक्रीय प्रवाह दो तरीके का होता है। एक ऑप्शन नंबर ए वास्तविक प्रवाह होता है, जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान होता है, प्रवाह होता है। और दूसरा मौद्रिक प्रवाह होता है, जिसमें पैसा मुद्रा का आदान प्रदान होता है। तो एक हो गया वास्तविक प्रवाह और बी हो गया मौद्रिक प्रवाह। तो ये दोनों ही प्रवाह होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो? वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो. First one is real flow and second one is monetary flow. Real flow means exchange of goods and services and monetary flow means exchange of money or finance. ठीक है, तो ये दोनों फ्लो होता है, तो ए और बी दोनों होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 पे बोल रहा है स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? स्टॉक का मतलब है एक निश्चित समय पे जो सामान, एक निश्चित समय का जब जिक्र होता है, एक निश्चित समय जो बताया जाता है कि उस समय में वो चीज कितना था, तो वो मेरा स्टॉक होता है। तो मुद्रा, मुद्रा का परिणाम स्टॉक है। धन एक जगह रखा हुआ था, स्टॉक है। गेहूँ गोदाम में रखा हुआ गेहूँ भी स्टॉक है। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक? तो क्वांटिटी ऑफ मनी, वेल्थ और क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड इन वेयरहाउस, तो सब होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो हम अभी बताएं, वास्तविक प्रवाह ऐसा प्रवाह होता है जिसमें ऑप्शन ए वस्तुओं का भी प्रवाह होता है और ऑप्शन बी सेवाओं का भी प्रवाह होता है, तो दोनों ही प्रवाह शामिल है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो? तो रियल फ्लो में हम लोगों का फ्लो ऑफ गुड्स भी आता है और रियल फ्लो में हम लोगों का फ्लो ऑफ सर्विस भी आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सत्य है? बार बार बोले हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सत्य है? व्हाट इज ट्रू? तो सत्य हम लोगों का, जब हम लोग एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी से घिसावट को माइनस करते हैं तो हम लोग का एनएनपी निकलता है। राइट फॉर्मूला क्या है इसका? राइट फॉर्मूला है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मे बी इस साल भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 पे बोल रहा है अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? जब हम लोग अस्थाई पूंजी का उपभोग करेंगे तो उससे उस वस्तु का मूल्य घट जाएगा, तो इससे हम लोग उसको मूल्यह्रास कहते हैं। और अस्थाई पूंजी अगर बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग पूंजी निर्माण बोलते हैं। व्हाट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कोल्ड? फिक्स्ड कैपिटल का जब कंजम्पशन करेंगे तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और वहीं अगर फिक्स्ड कैपिटल इंक्रीज हो गया तो उसको कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है? चलो देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, बिल्कुल भाई, इससे ही जो राष्ट्रीय आय है वो इफेक्ट होगा। निगमित कर से भी होगा, आर्थिक सहायता से भी होगा, सबसे होगा। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट नेशनल इनकम? गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी इफेक्ट करेगा, कॉर्पोरेट टैक्स भी इफेक्ट करेगा, सब्सिडीज भी करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, बोला गया है द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है?
तो द्वितीय क्षेत्र, बीमा जो होता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है, व्यापार भी जो है वो तृतीय क्षेत्र में आता है, बैंकिंग भी जो है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। लेकिन विनिर्माण करना, मैन्युफैक्चरिंग करना यानी कि फैक्ट्री, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है ये हम लोगों का द्वितीय सेक्टर में आता है, यानी द्वितीय क्षेत्र में आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी फैक्टर? इंश्योरेंस, ट्रेड और बैंकिंग, ए, सी, डी, ये तीनों ही मेरे लिए जो है वो टेरिटरी सेक्टर में आता है। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये हम लोगों का सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है? आगे प्राथमिक क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल किया जाता है? निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र, देखो भूमि प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, वन भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, खनन भी आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। व्हिच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर? तो लैंड, फॉरेस्ट, माइनिंग, इनमें से सब। क्योंकि जो भी जीवित चीज है, प्राकृतिक चीज है, वो सारा चीज प्राइमरी इंडस्ट्री यानी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। 31 पे बोल रहा है लाभ का निम्नलिखित में से कौन सा घटक है? लाभ में क्या क्या शामिल कर सकते हैं? लाभांश को कर सकते हैं, ऑप्शन बी अवितरित लाभ कर सकते हैं, निगमित लाभ कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है? आगे क्वेश्चन इंग्लिश में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट? तो डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी प्रॉफिट का पार्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स भी प्रॉफिट का पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयां है? चलो देखते हैं। पहला, दोहरे संयोग का अभाव बिल्कुल होता है। हमको जो सामान चाहे, मेरे पास जो सामान है वो तुमको नहीं चाहिए, तुम्हारे पास जो सामान है वो हमको नहीं चाहिए। वस्तु विभाजन की कठिनाइयां, इतना के बदले इतना को अदला बदली करेंगे, होता है। सर्वमान मूल्य का मापक का भी अभाव था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफिकल्ट ऑफ बार्टर सिस्टम? लेक ऑफ डुअल कोइंसिडेंस है, डिफिकल्टी इन डिवीजन ऑफ द गुड्स ये भी है, लेक ऑफ जर्नल एक्सपेक्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू ये भी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बोल रहा है मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, हाँ ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है। मूल्य का मापक, हाँ ये भी होता है। तो ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मूल्य का संचय ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं होता, ये मुद्रा का द्वितीयक कार्य होता है। ठीक है? विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये मनी का प्राइमरी फंक्शन है। मेजर ऑफ वैल्यू ये भी मनी का प्राइमरी फंक्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। स्टोर ऑफ वैल्यू ये मनी का सेकेंडरी फंक्शन मेरे लिए होता है। आगे बोल रहा है 34 पे, मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है मूल्य का निर्धारण करना, मूल्य का संचय करना, विनिमय का माध्यम, या सब, ये सभी मुद्रा का कार्य होता है। ठीक है? कुछ प्राथमिक कार्य है, कुछ द्वितीय कार्य है। द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड वैल्यू डिटर्मिनेशन होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, मीन्स ऑफ एक्सचेंज होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहे हैं व्यापारिक बैंकों के गौण कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? गौण कार्य बोल रहा है, प्राथमिक कार्य नहीं। तो गौण कार्य में वो एजेंट के रूप में भी कार्य कर सकता है, सामान्य उपयोगिता से संबंधित भी कार्य कर सकता है, सामाजिक कार्य भी वो कर सकता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? देखो इंग्लिश में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? तो एजेंसी रिलेटेड फंक्शन भी करेगा, जर्नल यूटिलिटी फंक्शन भी करेगा, सोशल फंक्शन भी करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बोल रहा है व्यावसायिक बैंक। अब देखो इसको अच्छा से समझना। व्यावसायिक बैंक बोल रहा है, तो क्या व्यावसायिक बैंक नोट निर्गमित कर सकता है? नहीं, ऑप्शन ए गलत ऑप्शन बोल रहा है। ऑप्शन बी ग्राहकों से जमा स्वीकार कर सकता है? हाँ, ऑप्शन बी सही आंसर है हम लोगों के लिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी पे बोल रहा है ग्राहकों को ऋण देती है, बिल्कुल देती है, तो बी और सी दोनों सही है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है बी और सी दोनों सही है। कमर्शियल बैंक्स जो होता है, क्या वो इश्यू करेंसी नोट्स कर सकता है? नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी पे बोल रहा है एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स, हाँ कर सकता है। लोन्स प्रोवाइड टू द कस्टमर्स, हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ये बी और सी दोनों को बता रहा है। ये पेज थोड़ा-सा ज़्यादा ही धुंधला है, बस यही पेज हमको लग रहा है शायद लास्ट ढूँढला होगा, थोड़ा-सा आप मैनेज कर लेना इसको, ठीक है ना? थोड़ा-सा कर लेना मैनेज, अब क्या करेंगे? जो स्टूडेंट भेजा है वो ऐसे क्वेश्चन भेजा कि क्या करें? वाणिज्यिक बैंक साख का सृजन करती है। एक जो वाणिज्यिक बैंक है, वो साख का सृजन कैसे करती है? ऋण अग्रिम करके या प्रतिभूतियों को खरीद करके, बिल्कुल लोन देने से भी उसको मिलेगा और साथ ही साथ प्रतिभूतियों के खरीदने से भी लोगों को पैसा मिलेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी बोथ। कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट्स, तो क्रेडिट्स क्रिएट करता है एडवांसिंग लोन। अगर लोगों को लोन दे देगा तो मार्केट में पैसा रहेगा,
परचेज ऑफ सिक्योरिटी, अगर सेंट्रल बैंक जो है वो गौर सिक्योरिटी को परचेज करेगा तो इससे भी उन लोग को पैसा मिलेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए एंड बी बोथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है, यानी सबसे बड़ा बैंक होता है, सही बात है। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी केंद्रीय बैंक का मालिक सरकार होता है, बिल्कुल होता है। केंद्रीय बैंक देश के बैंकिंग प्रणाली का नियमन, यानी बैंकों का नियम कानून बनाता है, बिल्कुल बनाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। Which of the following statement is true? पहला, सेंट्रल बैंक is the apex bank of the country. Yes, it is true. The government has the ownership of central bank. Yes, it is also true. Central bank regulate the entire banking system in the country. Yes, it is also true. Then right answer is option number D, because all of the above. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। एक केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण कैसे करेगा? यानी जब उसको कंट्रोल करना है क्रेडिट को, तो वो कैसे कंट्रोल करेगा? तो क्या साख का नियंत्रण बैंक दर के जरिए कर सकता है? बैंक रेट के द्वारा? बिल्कुल करता है। खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा? बिल्कुल करता है। सीआरआर के जरिए? बिल्कुल करता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। और ये हम लोगों का क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक विधि होता है उसका, क्वांटिटेटिव विधि है, मात्रात्मक, गुणात्मक नहीं, क्वालिटेटिव विधि नहीं है, ये क्वांटिटेटिव विधि होता है, ठीक है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट थ्रू बैंक रेट से भी कंट्रोल करेगा, ओपन मार्केट सिक्योरिटी से भी करेगा और सीआरआर से भी कंट्रोल करेगा। और ये क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव मेथड होता है, क्वालिटेटिव नहीं, ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 20-40 पे बोल रहा है, मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है। मौद्रिक नीति अगर बनाया जाता है तो वो क्यों बनाया जाता है? उसका मेन मकसद क्या है? उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि हो, इसलिए, सही बात है। विदेशी विनिमय दर की स्थिरता बनी रहे, इसलिए, सही बात है। मूल्य स्थिरता बनी रहे, इसलिए, सही बात है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। द मेजर ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज या आर इंक्रीजिंग इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, सही बात है। स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, सही बात है। प्राइस स्टेबिलिटी, सही बात है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज। आगे बोल रहा है, फार्म को लाभ मिलता है जब, तो बोल रहा है कि एक फार्म को लाभ जो है वो किस बिंदु पर सबसे ज्यादा मिलेगा, या सबसे ज्यादा नहीं भी, तो ये बोल रहा है कि एक फार्म को जो है वो लाभ मिलता कहाँ है? तो जितना जितना उसका एवरेज रेवेन्यू उसके एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा, जितना ज्यादा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा उसको लाभ मिलेगा। द फार्म गेट्स प्रॉफिट व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट मिलते जाएगा, ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है? क्या किसी समय की अवधि से, यानी एक निश्चित समय पे पूर्ति होना चाहिए, सही बात है। कीमत से, सही बात है। तो ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। सप्लाई इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ए टाइम पीरियड से, प्राइस से, या ए एंड बी बोथ से? तो ए एंड बी बोथ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन-सा सूत्र प्रदर्शित करती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस शो द लॉ ऑफ सप्लाई? तो लॉ ऑफ सप्लाई का यहाँ से हमको फॉर्मूला पूछ रहा है कि लॉ ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला होगा? तो फॉर्मूला होगा ऑप्शन नंबर ए, एस इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी, जहाँ पे एफ का, एस का मतलब होता है सप्लाई, एफ का मतलब होता है फैक्टर और पी का मतलब होता है प्राइस, यानी जो सप्लाई होगा वो प्राइस के फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पे बोल रहा है, पूर्ति लोच की माप निम्नलिखित में किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? तो मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेड नोन एज, मतलब किसके द्वारा? फॉर्मूला पूछ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला नंबर 1 सही है, ठीक है? डेल्टा क्यू एस डिवाइडेड बाय क्यू अपॉन यहाँ पे डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी, ठीक है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। बोल रहा है, अक्षों के मूल बिंदु से निकलने वाली पूर्ति की लोच होती है। The elasticity of a the elasticity of a straight line supply curve originating from the origin of the x axis। देखो ये बोल रहा है, देखो कंफ्यूजन नहीं हो, हम समझा रहे हैं इसको कि ये एक्चुअल में हम लोगों को बोल क्या रहा है। देखो देखो इस तरीके से है, ठीक है? यहाँ से हम लोगों का ये लकीर खींचा हुआ रहता है, डिमांड कर्व होता है इस तरीके से। तो बोल रहा है मुख्य बिंदु से, मुख्य बिंदु मतलब होता है ओरिजिन। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ से एक लकीर खींचा हुआ है। तो यहाँ हम लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछ रहा है क्या होगा? ये सेंटर में, तो सेंटर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो इकाई के बराबर होता है। किसके बराबर? इकाई के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इक्वल टू यूटिलिटी। आया समझ में मेरा बात? यही चीज़ बोला था, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे। देखो इसको हम सिंपल डायरेक्ट भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं। बोल रहा है कि अगर कभी भी किसी भी वस्तु का कीमत, कीमत यानी प्राइस
प्राइस अगर 5% बढ़ गया, ठीक है? और कीमत 5% बढ़ने की वजह से उसका पूर्ति 6% बढ़ गया, यानी प्राइस 5% बढ़ गया और सप्लाई जो है वो 6% बढ़ा, तो हमको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि हम लोगों को इसमें निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति का लोच। तो पूर्ति का लोच यानी देखो कि सप्लाई कितना बढ़ा 6% तो 6% को ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5% करेंगे। यानी 6% डिवाइडेड बाय 5% तो हम लोगों का निकल के आ जाएगा 1.2 हो गया खत्म आंसर आ गया। फॉर्मूला में डाल के डाल देना है इसको। क्वेश्चन नंबर 47 बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, यानी ऐसा बाजार जिसमें किसी भी सामान को बेचने वाला सिर्फ एक विक्रेता होता है। सॉरी, एक क्रेता होता है ना, खरीदने वाला एक है। खरीदने वाला एक है तो मोनोपोली और अगर बेचने वाला एक है तो एकाधिकार होता है और अगर खरीदने वाला 2 है तो उसको डिओपोली बोलते हैं। ठीक? मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर एक ही को बायर है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोली और अगर 2 बायर है तो डिओपोली और अगर बेचने वाला एक है, सेलर ही एक है तो मोनोपोली बोलते हैं। ठीक है? आगे किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो वस्तु विभेद जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार या एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार। तो जो हम लोगों का पूर्ण प्रतियोगिता जो होता है, वो हम लोगों का एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में पाया जाता है। इन पूर्ण प्रतियोगिता नहीं सॉरी कीमत विभेदित वस्तु विभेद मतलब अलग-अलग तरीके का सामान तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में पाया जाता है। इन व्हिच मार्केट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फाउंड तो अलग-अलग तरीके का जो प्रोडक्ट है वो हम लोगों का मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट में मिलता है। ठीक आगे एकाधिकारी प्रतियोगिता का धारणा को दिया था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज गिवन बाय मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का बारे में किसने बताया था चेम्बरलिन ने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किसने बताया था चेम्बरलिन ने बताया था आगे एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है? तो एकाधिकार बाजार में जो मांग वक्र होता है वो लोचदार होता है मतलब थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है? इंग्लिश में बोल रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ डिमांड कर्व इन मोनोपोली तो मोनोपोली में जो है वो इलास्टिक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो व्यक्तिगत चीज़ों का छोटे-छोटे चीज़ों को पढ़ते हैं। तो व्यक्तिगत इकाई के बारे में पढ़ते हैं, सही बात है। छोटे-छोटे चर के बारे में भी पढ़ते हैं, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स ऑप्शन ए इंडिविजुअल यूनिट्स हाँ, बिल्कुल पढ़ते हैं। ऑप्शन बी स्मॉल वेरिएबल्स बिल्कुल पढ़ते हैं। इंडिविजुअल प्राइस डिटरमिनेशन इसको भी पढ़ते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है कीमत विभेदीकरण वस्तु कीमत निर्धारण का सही बात है। साधन कीमत निर्धारण सही बात है, आर्थिक कल्याण सही बात है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग आपका प्रोडक्ट प्राइसिंग डिटरमिनेशन, फैक्टर प्राइसिंग डिटरमिनेशन, इकोनॉमिक वेलफेयर ये सब पढ़ते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो भाई बताने वाला बात नहीं है, एडम स्मिथ को जो है वो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? मनुष्य की आवश्यकताएँ असीमित होती है, सही बात है। साधन सीमित होते हैं, ये भी सही है। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, बिल्कुल समस्या सही बात है, जो रॉबिन्सन ने कहा था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। देखो बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? ह्यूमन वांट्स आर इनफिनाइट हाँ भाई, बिल्कुल हम लोगों का वांट्स इनफिनाइट है, ये मिल गया तो वो चाहिए, वो मिल गया तो वो चाहिए। इसके बाद रिसोर्सेज़ आर लिमिटेड बिल्कुल ये भी सही बात है। सेक्रेसिटी प्रॉब्लम्स गिव बर्थ टू चॉइस बिल्कुल सही बात है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो आर्थिक समस्या मूलतः जो है वो चुनाव की समस्या होती है। टू व्हिच फैक्टर इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली रिलेटेड टू? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली रिलेटेड रिलेटेड होता है चॉइस से, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से। आगे निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का अस्तित्व होता है? मतलब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर जिस क्षेत्र को बनाता है वो मिश्रित क्षेत्र होता है और भारत का अर्थव्यवस्था भी एक मिश्रित क्षेत्र वाला है। विच इकोनॉमी हैज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स तो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर मिल करके जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी को बनाता है और इंडियन इकोनॉमी जो है वो भी एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मेरा होता है। क्वेश्चन नंबर 57 बोला गया है उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो उपयोगिता की विशेषता इनमें से सभी होता है क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक घटना है, उपयोगिता व्यक्ति पूरक होता है, उपयोगिता एक सापेक्ष धारणा है,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन यूटिलिटी? तो यूटिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स सही सब होता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव होता है और यूटिलिटी इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आते हैं 58 में, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब देखो उपभोक्ता तो एक आदमी है, तो एक आदमी का अध्ययन हम लोग करते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ठीक है? कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीज इन, तो कंज्यूमर्स तो एक आदमी है, तो एक आदमी के बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। 59 पे बोल रहा है, सम सीमांत प्रतियोगिता नियम के विचार के प्रतिपादक कौन थे? हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी? तो इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी गोसेन का दूसरा नियम था और गोसेन का पहला नियम था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी गोसेन का सेकंड लॉ यानी कि दूसरा नियम था। ठीक है, हम आप लोगों को बोले भी थे, इसको अच्छा से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 60, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट कराने की क्षमता को उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितने भागों में विभाजित किया? तो हम पढ़ाए थे आप लोगों को, 3 भागों में उन्होंने विभाजित किया था। ठीक है, उत्पादन, पहले उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा, दूसरा में स्थिर रहेगा, उसके बाद घटेगा। ठीक है? 3 अवधारणा। और एक विवेकशील उत्पादक जो होता है, वो हमेशा उत्पादन के दूसरे स्तर पे उत्पादन करना पसंद करता है। ये भी याद रखना, एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के दूसरे स्तर में उत्पादन करना पसंद करता है। इंटू हाउ मैनी पीरियड्स हैज़ मार्शल डिवाइडेड प्रोडक्शन टाइम ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई? तो सप्लाई के बेसिस पे प्रोडक्शन टाइम जो होता है वो 3 तरीके का होता है। ठीक है? आगे बाजार मूल्य पाया जाता है, तो बाजार मूल्य जो होता है वो हमेशा पाया जाता है आपको अति अल्पकाल बाजार में, यानी छोटे समय के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मार्केट प्राइस इज फाउंड इन वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में। ऑप्शन ए राइट आंसर, बहुत कम पीरियड के लिए जो है वो हम लोगों का पाया जाता है। ठीक, आगे अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, यानी बहुत ही कम समय के लिए जब सप्लाई करेंगे तो पूर्ति जो होगा वो पूर्णतः बेरोजगार होगा। ऑप्शन ए, हम कोई भी चेंजेस उसमें करना नहीं चाहेंगे। इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ सप्लाई, इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी परफेक्ट इन इलास्टिक, उसमें हम लोग कोई भी चेंज करना नहीं चाहेंगे। संतुलन की स्थिति में, एक संतुलन की स्थिति जो है उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए, विक्रय की कुल मात्रा खरीदे जाने वाली कुल मात्रा के बराबर होता है, सही बात है। बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होता है, सही बात है। ना ही फार्म और ना ही उपभोक्ता विचलित होते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी अपने चीज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है, सही बात है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन द अमाउंट अमाउंट टू बी सोल्ड इज इक्वल टू द अमाउंट टू बी परचेज, बिल्कुल जितना खरीदेंगे उतना बेचेंगे, डिमांड और सप्लाई बराबर होगा। ऑप्शन बी मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू मार्केट डिमांड, सही बात है। तीनों सही है, तो इसलिए राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों ही कंडीशन पे एक बाजार संतुलन पे होता है। वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, जो मार्शल ने कहा था। प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी आर इक्वल अकॉर्डिंग टू मार्शल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो है हम लोगों का सही कथन सब सही है। ठीक है, ए बी सी तीनों सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 67 नंबर, उच्च उच्च निर्धारित कीमत से बाजार में कैसी स्थिति उत्पन्न होती है? अगर मान लो कि किसी भी बाजार का जो कीमत है वो कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, कीमत क्या हो गया है? बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो बाजार में कैसी स्थिति उत्पन्न होगी? पहला, माँग की गई मात्रा आपूर्ति से अधिक होती है। माँग की मात्रा आपूर्ति से अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। माँग ज़्यादा होगी और पूर्ति में कमी होगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके बाद काला-बाज़ारी संभव है, बिल्कुल संभव है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ड्यू टू प्राइस सेलिंग द सिचुएशन अराइजेज इन द मार्केट, इनमें से सब सिचुएशन मेरा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर मेरा होगा। ठीक है? आगे 67 नंबर, प्रत्येक बाजार दशा में एक फॉर्म संतुलन के लिए कौन-सी शर्त का पूरा होना आवश्यक है? तो संतुलन का शर्त 2 ही होता है। पहला, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, ऑप्शन ए सही है। और दूसरा शर्त होता है कि जो मार्जिनल वक्र है, यानी कि एमसी वक्र जो है वो एमआर वक्र को नीचे से काटे, बिल्कुल ऑप्शन सी भी सही है। तो बी और सी दोनों होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर बात है? इंग्लिश में बोल रहा है, फॉर एवरी मार्केट व्हिच कंडीशन हैज़ टू फुलफिल्ड फॉर फॉर्म्स इक्विलिब्रियम, तो ऑप्शन बी होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। एंड सेकंड वन इज दैट मार्जिनल कर्व इन मार्जिनल कर्व
इंटरसेक्ट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम द बिलो। सही बात है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। पूर्ति में कमी का निम्नलिखित में से कौन-सा कारण है? क्या ऐसा होगा जिससे पूर्ति में कमी होगा? ऑप्शन ए, उत्पादन लागत में वृद्धि। अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या पूर्ति घटेगा? बिल्कुल। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगा? बिल्कुल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर डिक्रीजिंग इन सप्लाई? तो सप्लाई घटने का इनमें से सब रीज़न है। इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो सप्लाई घटेगा। प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई घटेगा। प्राइस मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस। इसके बाद हम लोगों का ये फॉल इन नंबर ऑफ फार्म्स इन द इंडस्ट्री। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन-सा स्टॉक है? स्टॉक बोल रहा है। स्टॉक मतलब वो होता है ना जो एक समय पे कोई भी चीज़ रखा गया है तो संपत्ति स्टॉक है। बाकी बचत ऊपर-नीचे होते रहेगा, निर्यात ऊपर-नीचे होते रहेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक? तो वेल्थ इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक बिकॉज़ सेविंग एन एग्जाम्पल इज अ पार्ट ऑफ फ्लो। क्वेश्चन नंबर 71। मांग में कौन-सा तत्व निहित होना आवश्यक है? एक मांग में कौन-सा तत्व का होना ज़रूरी है? ऑप्शन नंबर ए, उपभोग की इच्छा, उस वस्तु को खरीदने का इच्छा, निश्चित मूल्य होना चाहिए, साधन व्यक्त करने की तत्परता, सब चीज़ होना चाहिए उसके ऊपर। व्हिच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर डिमांड? डिज़ायर टू कंज्यूम, गिव एंड प्राइस, विलिंगनेस टू स्पेंड, फैक्टर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? 72 नंबर। किस प्रकार की वस्तु के मूल्य में कमी होने से माँग में वृद्धि नहीं होती? मतलब कौन-सा ऐसा गुड्स है जिसका मूल्य में अगर कमी भी हो जाएगा, उस वस्तु का मूल्य अगर कम भी हो जाएगा तो भी मेरा जो है वो डिमांड नहीं बढ़ेगा, तो वो मेरा होता है अनिवार्य वस्तु। क्योंकि वो हमको उसका सामान ज़्यादा हो या कम हो वो हमको चाहिए ही चाहिए, उतना ही चाहिए हमको, हम उससे ज़्यादा लेकर के क्या करेंगे? जैसे कि मान लो चावल, अगर मान लो ₹2 किलो सस्ता हो गया, तो इसका मतलब ये चोरी है कि मेरा घर में चावल अगर 20 किलो जाता है 1 सप्ताह का, तो हम 1 सप्ताह के लिए 40 किलो लेकर के जाएँगे। नहीं भाई, जितना यूज़ करते हैं उतना ही लेके जाएँगे। इन व्हिच टाइप ऑफ गुड्स प्राइस फॉल डज़ नॉट मेक एनी इंक्रीज़ इन द डिमांड दैट इज़ कॉल्ड नेसेसरी गुड्स। 73 पे बोल रहा है सामान्य वस्तुओं के लिए माँग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है। क्योंकि सामान्य कीमत में जब कभी भी किसी भी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो माँग घट जाता है और जब कीमत घटता है तो माँग बढ़ जाता है। आया मेरा बात समझ में? वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है फॉर नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स इनवर्स रिलेशन यानी कि नेगेटिव रिलेशन उल्टा रिलेशन बताता है। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस देन डिमांड विल बी डिक्रीजेज एंड अदर साइड इफ प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस देन डिमांड विल बी इंक्रीजेज। स्थानापन्न वस्तु का एक उदाहरण है, ऐसा वस्तु को स्थानापन्न वस्तु बोलते हैं जो एक दूसरे के बदले प्रयोग में लाया जाता है, जैसे चाय और कॉफ़ी। और इसके अलावे बाकी जो ए, बी, सी में एग्ज़ाम्पल है मेरा जैसे चाय और चीनी हो गया, जूता और जुराब हो गया, कलम और स्याही, ये मेरे लिए पूरक वस्तु है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। द एग्ज़ाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स आर टी एंड कॉफ़ी, ठीक है? बाकी टी एंड शुगर, शूज़ एंड सॉक्स और पेन और इंक ये हम लोग के लिए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। गिफिन वस्तुओं के लिए माँग की कीमत लोच होती है। माँग की कीमत लोच धनात्मक होती है, ठीक है? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गिफिन गुड्स इन पॉजिटिव क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़ता है, वैसे ही उसका डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक क्या होते हैं? तो इनमें से सभी है, ठीक है? वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर, आय स्तर ये सभी जो है वो मेरा डिमांड को इफ़ेक्ट करेगा। फैक्टर्स ऑफ डिमांड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ नेचर ऑफ गुड्स, प्राइस लेवल, इनकम लेवल, ऑल ऑफ दिस इनमें से जो है हम लोगों का सब करेगा, ठीक? आगे आते हैं। नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसको भी हम डायरेक्ट समझा रहे हैं। किसी भी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ गया और उसका माँग 60% बढ़ गया तो माँग की लोच बताओ। यानी कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस अगर 40% प्राइस बढ़ गया है और उसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड 60% बढ़ गया तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फॉर्मूला होता है हम लोगों का ये इसका जो हम लोगों का फॉर्मूला होगा वो हम लोगों का होगा क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। तो 60% ऊपर चला जाएगा, ठीक है? क्या चला जाएगा ऊपर हम लोगों का? 1 मिनट। चेंज बोल रहा है ना सिर्फ 40 वस्तु का मूल्य हाँ, ठीक है क्वांटिटी ऊपर चला जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो हम लोगों का जो है 1 मिनट हमको थोड़ा-सा इसको काटने दो हाँ, काटेंगे तो हाँ, 1.5 आएगा। कितना आएगा? 1.5 काटना ना 60% चेंजेज़ हुआ। 60 डिवाइडेड बाय 40 तो 1.5 होगा। माइनस को देखने का ज़रूरत नहीं है। माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? 60% क्वांटिटी में चेंज हुआ। तो क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस।
तो 60% डिवाइडेड बाय 40% 1.2 आएगा, ठीक है? 1.2 नहीं 1.5 आएगा, ठीक है? तो 1.5 मेरा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा किया जाता है? देखो अल्पकालीन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन नहीं बोल रहा है। तो अल्पकालीन को बोला जाता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, याद रखना। और अगर हम लोगों को क्वेश्चन में दीर्घकालीन बोलता, तो दीर्घकालीन में होता है पैमाने के प्रतिफल का नियम। याद रखोगे इस चीज को, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन? शॉर्ट रन बोल रहा है, तो शॉर्ट रन हम लोगों का होता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। वहीं अगर क्वेश्चन में लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलता, तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता हम लोगों का लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉन्ग रन। लेकिन ये शॉर्ट रन बोला, इसलिए आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 79 नंबर। अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है? लो अभी अभी तो हम स्टार्टिंग में बता रहे थे कि अल्पकालीन दशा में एक उत्पादक जो है वो दूसरी अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा कि चलो भाई अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ठीक है, कम से कम लॉस भी ना हो मेरा। इन विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन ए रेशनल प्रोड्यूसर लाइक टू ऑपरेट इन द कंडीशन शॉर्ट रन प्रोडक्शन? तो ये सेकेंड स्टेज पे जो है वो प्रोडक्शन करना पसंद करेगा कि चल भाई अगर प्रॉफिट ना हो तो कम से कम लॉस भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 80। अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? अल्पकाल में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अल्पकाल में। तो अभी बताए थे अल्पकाल में उत्पादन का कुछ साधन स्थिर भी रहता है और कुछ साधन परिवर्तनशील भी रहता है। तो ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। और अगर दीर्घकाल का बात करता, तो दीर्घकाल में उत्पादन के सारे साधन जो है वो परिवर्तनशील होते हैं। क्लियर? Which factors among the following we find the short run production function? तो शॉर्ट रन के लिए फिक्स्ड फैक्टर्स भी होते हैं कुछ, और कुछ वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर हम लोगों को लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलता, तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन के सारे फंक्शन जो है वो वेरिएबल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक क्या करेगा? अगर मान लो कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा जो है वो ये पैसा जो है वो मार्केट में आ गया, तो उसके लिए बैंक बैंक दर को क्या करेगा? बैंक क्या करेगा पता है? बैंक दर को बढ़ा देगा। जब देखेगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो बैंक दर को बढ़ा देगा। अब बैंक दर को बढ़ा देगा, तो अब उसको जो है वो जब वो लोन लेगा तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना होगा, तो वापस आरबीआई के पास पैसा चला जाएगा। फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बैंक रेट इज इंक्रीज, बैंक रेट को बढ़ा देगा ताकि मार्केट में पैसा उतना ना रहे। आगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में मुख्यालय है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का गठन 1935 में किया गया था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन मुंबई। आगे बोल रहा है भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 14 big schedules commercial banks in India were nationalized in, ये 1969 में किया गया था, जो हम आप लोगों को पढ़ाए थे 1969 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, नरसिम्हा समिति का प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किस सुधार से है? तो नरसिम्हा समिति जो है वो बैंकिंग सुधार के लिए काम किया था। नरसिम्हा कमेटी रिपोर्टेड इन रिलेटेड टू रिफॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये आया था बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए। ठीक, आगे, 15 अप्रैल 1980 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1980 को जो है वो हम लोगों का 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। हाउ मेनी बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड ऑन अप्रैल 15, 1980? तो 6 बैंकों का। देखो 2 क्वेश्चन समझना। अगर बोलेगा कि 1969 में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, तो 1969 में बोलना 14 बैंकों का। 1969 में 14 बैंकों का। और अगर क्वेश्चन में बोले 1980 को कितने बैंकों का, तो बोलना 6 बैंकों का। 2 अलग-अलग डेट है, 2 अलग-अलग बैंक है। याद रखना, ठीक है ना? आगे, पूर्ति स्वयं अपने मांग का सृजन करती है, ये कथन जेबी से ने कहा था। किसने कहा था? जेबी से ने। जेबी से ने कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई अपना डिमांड खुद बनाता है, जेबी से ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87। प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है। तो एक जो प्रभावपूर्ण मांग जो होता है वो किस पे निर्भर करता है? समग्र मांग पर, समग्र पूर्ति पर, ए और बी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो एक जो प्रभावपूर्ण मांग जो है, प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करता है समग्र मांग पर, समग्र पूर्ति पर। मांग जो है वो समग्र पूर्ति पर निर्भर करेगा। इफेक्टिव डिमांड इज डिपेंड ऑन एग्रीगेट सप्लाई पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो जी, एक क्वेश्चन है, बोल रहा है एमपीसी इज इक्वल टू 0.2, तो हमको एमपीएस निकालने बोला। तो आपको पता है ना एक फॉर्मूला होता है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1।
एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। जब हम लोग इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का जो एमपीएस होगा वो निकल करके आएगा 0.8। क्यों? क्योंकि ये जो 0.2 है वो 1 से घट जाएगा, 1 से माइनस होगा 0.2 तो 0.8 आएगा। आप बनाना ना इसको, आपको तुरंत इसका आंसर दिख जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। डालना, एमपीसी का वैल्यू डालना 0.2, एमपीएस निकल के आ जाएगा 0.8। ठीक, आगे। औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोल रहा है, ध्यान से याद रखना, एवरेज। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं बोल रहा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसका फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर सी, सी बाय वाई। सी का मतलब होता है कंजम्पशन और वाई का मतलब हम लोगों का होता है इनकम। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, किनेसियंस या किन्स विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो किन्स के रिगार्डिंग आय का निर्धारण जो है वो सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन किन्स व्यू पॉइंट? तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों पे होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन निम्नलिखित में से क्या है? तो वहां स्थापित होता है जहां उसका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज्यादा ब्लर दिख रहा है, बाप रे बाप। किन्स के अनुसार वहां सप्लाई होता है जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। याद रखना, एडी इज इक्वल टू एएस। ठीक है, आगे। किन्स सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्रभावपूर्ण मांग के साथ, उपभोग प्रवृत्ति के साथ, बचत के साथ, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। हम क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहे हैं, बस आप आंसर याद रखने का कोशिश करना। किन्स थ्योरी इज एसोसिएटेड विद इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव सप्लाई या प्रोपेंसिटी टू सेव, या सब? सब से होता है। 93 नंबर, किन्स का गुणांक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो जो किन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्स का जो गुणांक सिद्धांत है वो निवेश तथा समग्र आय के बीच संबंध स्थापित करता है। इसी से तो वो फॉर्मूला बना है ना। किन्स मल्टीप्लायर थ्योरी जो है वो रिलेटेड होता है इन्वेस्टमेंट एंड टोटल इनकम से, जो है वो रिलेटेड होता है। तब ना फॉर्मूला होता है ट्रेंगल वाई बाय ट्रेंगल आई बाय ट्रेंगल वाई। याद है ना फॉर्मूला, ट्रेंगल आई बाय ट्रेंगल वाई। आगे बोला गया है, गुणांक को निम्नलिखित में से किस सूत्र से प्रभावित किया जा सकता है, मतलब किस सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है? तो हम अभी तो पढ़ के सुनाए थे ना, के इज इक्वल टू ट्रेंगल वाई बाय ट्रेंगल आई। ठीक है, वाई का मतलब होता है चेंज इन इनकम और आई का मतलब होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर को इफेक्ट मतलब बताया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे, गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? यानी बैंक जो है वो 2 तरीके से क्रेडिट कंट्रोल करता है। एक होता है हम लोगों का क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। तो ये क्वालिटेटिव बोला तो गुणात्मक विधि, ये सारा का सारा विधि जो है वो होता है, ठीक है? क्वांटिटेटिव मेथड बैंक का क्रेडिट कंट्रोल करने का ये सब होता है। क्वांटिटेटिव हाँ, क्वालिटेटिव है ये, क्वांटिटेटिव नहीं। क्वांटिटेटिव में तो बैंक रेट को कंट्रोल करेगा, वो सीआरआर को कंट्रोल करेगा, वो आपका ये बैंक रेट को बढ़ा देगा वो। इसके बाद खुले बाजार से ऐसे सिक्योरिटी को खरीदेगा ओपन मार्केट से, ये सब आता है। 96 पे बोल रहा है, न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी मुद्रक उपाय करना चाहिए? यानी अगर डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बहुत ज़्यादा डिमांड कम हो गया है, डिमांड को दोबारा से बढ़ाना है, तो इनमें से सब काम हम लोग को करना होगा। बैंक रेट को कम करना होगा ताकि लोगों के पास पैसा जाए, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना होगा ताकि बैंक का पैसा बाजार में जाए, नकद कोष अनुपात को कम करना होगा ताकि बैंक अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रख सके। आगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी मेजर्स मे बी एडॉप्टेड टू करेक्ट डिप्लीशिएट डिमांड? तो डिप्लीशिएट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए ये सारा काम हम लोगों को करना होगा। आगे, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए कौन से राजकोषीय उपाय किया जाना चाहिए? स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए हम लोगों को इनमें से सब उपाय हम लोग कर सकते हैं। राजस्व व्यय में कटौती कर सकते हैं, करों में वृद्धि कर सकते हैं, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि कर सकते हैं। तो इनमें से सब होगा जिससे स्फीतिक अंतराल कम हो जाए। बोला गया है, व्हिच फिक्सियल मेजर्स इज टू बी एडॉप्टेड इन करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप? तो इनमें से सभी करेंगे तो इन्फ्लेशनरी गैप हम लोग का कंट्रोल होगा। रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्स इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट। ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से होती है? इंडिया में फाइनेंशियल हमको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। आगे,
बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन-सा है? तो बजट में बजट प्राप्तियाँ और बजट व्यय ये दोनों मिलकर के ही बजट बनाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कंपोनेंट ऑफ बजट? तो बजट रिसिप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर ये दोनों ही मिलके मेरे लिए बजट बनाता है, तो ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 बोला गया है बजट प्राप्ति के संगठक सम्मिलित होते हैं, तो बजट प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति दोनों आता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ बजट रिसिप्ट? तो रिसिप्ट्स 2 तरीके का होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट, यानी ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बस हो गया हम लोगों का 100 एमसीक्यू। हम आप लोगों को 100 एमसीक्यू का टोटल जो है हम आप लोगों को 100 एमसीक्यू का टोटल 3 सेट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इतना 3 सेट का वीडियो कर लिए, प्लस जो मॉडल पेपर करवाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए थे वो, अगर इसके अलावा भी करने मन करेगा तो हम चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू भी पढ़ाए थे। इसके बाद एक और हम कम से कम पिछले 3 सालों तक का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एमसीक्यू का वीडियो लाएँगे। अगर आप इतना कर लेते हो तो यकीन करो इनमें से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में नहीं दिखाएगा। फिर चाहे आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी को है, फिर चाहे आपका एग्ज़ाम 20 फरवरी को है, इससे बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से आप लोगों को नहीं दिखेगा। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू करवाते हैं आप लोगों को एक और, उसके बाद पूरा एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। प्लस हम लोगों का जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव भी हम आप लोगों को 5 सेट करवा रहे हैं, जिसमें 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन और 5-5 नंबर का क्वेश्चन एकदम डिट्टो मॉडल पेपर के बेसिस पे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछेगा, उसके बेसिस पे करवा रहे हैं। तो अगर आप वो सब नहीं कर रहे हैं तो कर लो क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इकोनॉमिक्स में भी आपका बहुत शानदार नंबर आएगा। ठीक है?